नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर और आप देख रहे हैं देवम्बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से और शिक्षाविदों से। और जब दोनों का ही संगम होता है तो उन लोगों को हम आपसे मिलवाना उचित समझते हैं। आज वैसा ही एक संगम आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज एक शिक्षाविद और एक पढ़े लिखे नौजवान युवक जो राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं तथा बड़े बड़े मंचों को साझा करते हैं। और उनके नाम के साथ ये जोड़ा जाता है कि बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो तो कहीं इतने बड़े राजनेता तो नहीं। तो चलिए आज जानते हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो मैं आपका सीधा रुख करता हूँ वासिक जी कुरैशी की तरफ। तो आइए चलिए मिलते हैं वासिक जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका जीवन परिचय। मैं बेसिकली नवलगढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा नाम वासिक कुरैशी नवलगढ़। मैंने शिक्षा के अंदर योग्यता के अंदर BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नवलगढ़ 2018 के अंदर कोदार कॉलेज से। फिलहाल पिछले चुनाव के अंदर विधानसभा के अंदर मंचों के माध्यम से लोगों को साझा करना, लोगों से बातचीत करना, ये भूमिका चल रही थी। और एक शिक्षा के माध्यम से भी समाज को और सर्व समाज को जागरूक करने का प्लान है जीवन के अंदर, और भविष्य के अंदर एक अच्छा काम की शुरुआत भी है। और नींव जब रखी जाती है किसी चीज़ की, इंसानियत के नाते हो, मानवता के नाते हो, एक दिशा और दशा होनी चाहिए जी। यही मेरा टॉपिक है। और मेरा यह है कि उद्देश्य कि कोई भी इंसान जी मानवता के हिसाब से काम करे। इंसानियत जिंदा रहती है, मानवता जिंदा रहती है जी। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि एक IT सेक्टर से निकल कर आने वाला लड़का राजनीति से जुड़ जाता है, क्योंकि IT सेक्टर में तो चुनाव का कोई माहौल नहीं होता, चुनाव की कोई बातें नहीं होती। और IT सेक्टर से 2018 में पास आउट लड़का बड़े बड़े मंचों को साझा करता है, पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा के साथ मंचों पर भाषण देता है। इसके बारे में कुछ आप कहना चाहें? देखिए सर, जीवन के अंदर IT सेक्टर से मैं हूँ। 2018 में मैंने BCA किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मन था कि जॉब करूँ, एक अच्छी जॉब करूँ, लेकिन समाज और सर्व समाज को देखा जाए तो राजनीति भविष्य के अंदर ज़रूरी है जी। दिशा और दशा देते हुए पॉजिटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए। इसलिए लोगों के माध्यम से और आदर्शों के माध्यम से मैंने बड़े लोगों को सुना, उनको मेरा आदर्श माना। इसलिए लोगों के बीच में गया। पिछले चुनाव के अंदर 25 पंचायत नवलगढ़ की और पूरा नवलगढ़ शहर और मुकंगढ़ शहर को संबोधित किया। लोगों ने खूब दुआएं दी, आशीर्वाद दिया, मेरा मनोबल बढ़ा और मुझे लगा कि राजनीति के अंदर एक सही दिशा देते हुए और पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए जी। आप एक स्कूल चलाते हैं, आप अपने समाज को शिक्षित करने के लिए एक विद्यालय का संचालन करते हैं, तो उसका संचालन में आपका सहयोग क्या रहता है? स्कूल में खुद की नहीं चलाता हूँ, स्कूल समाज की है, कौम की है हमारी। और बतौर एक जिम्मेदार समझ लो या एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन समझ लो, इसलिए मैं उसको संभाल रहा हूँ, चला रहा हूँ। हमारे कौम के अंदर, समाज के अंदर शिक्षा का अभाव है और उस अभाव को कम करने के लिए, शिक्षा को सही दिशा देने के लिए, क्योंकि शिक्षा जीवन में जब होती है तो मानवता की परिभाषा सही तरीके से समझ में आने लगती है। इसलिए कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के अंदर हमारे बच्चे 12th के बाद में उनको ये नहीं पता रहता कि हमें करना क्या होता है, तो उनकी प्री प्लानिंग सही तरीके से हो जाए ताकि आगे जाके वो अपने भविष्य को उज्जवल कर सके जी। अपन बात करें कि आपके समाज की, आपके समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही। जैसे मैं कहूं कि शिक्षा की कमी जो अभी कुछ समय में पूरी होती दिख रही है। आप जैसे युवा आते हैं और शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा से लोगों को जोड़ते हैं। आपने ये जो काम किया, इसमें आपने अब तक कितने लोगों को जोड़ चुके हैं आप शिक्षा से? आपके शिक्षा में जुड़ने के बाद आपके मोहल्ले में या आपके क्षेत्र में कितना बदलाव लाने का प्रयास हुआ आपका? देखिए, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि शिक्षा का अभाव है और कमियां रही है, लेकिन वो कमियां अब दूर हो रही है जी। क्योंकि पहले ये नहीं पता होता था कि 12th के बाद में करना क्या होता है, लेकिन अब जब इंस्पायरेशन किसी से होते हैं, जब किसी को सुनते हैं, किसी को देखते हैं, तो मन के अंदर, दिल के अंदर ये बात आती है, क्यों ना हम भी पढ़ाई करें, क्यों ना हम भी उस पद के ऊपर जाकर बैठें, ताकि समाज का, माँ बाप का, पेरेंट्स का नाम रोशन हो। और समाज, देखिए मैं कहता हूँ कि सर, एक कहावत है हमारे मारवाड़ी के अंदर कि खरबूजा खरबूजे को देखकर कलर बदलता है, रंग बदलता है। कि शिक्षा का जब स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मैं मेरी बात बताऊं, क्योंकि हमारा ये स्कूल लॉकडाउन के बाद में लगभग बंद ही रहा था,
और मेरे कौम के रहनुमाओं ने, सरपरस्तों ने, मेरे जिम्मेदारों ने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। और जब हमने थोड़ी कोशिश की, उनके माध्यम से कोशिश की, उनके ज़रिए से कोशिश की, और उन्हीं की बदौलत है कि ये स्कूल चल रहा है। तो अब फिलहाल समथिंग 150 बच्चे यहाँ पे स्टडी प्राप्त कर रहे हैं और स्कूल धीरे धीरे स्तर के ऊपर चल रहा है। जी, अपन राजनीति की बात करें तो एक IT सेक्टर से निकला लड़का और एक शिक्षा से जुड़ा लड़का राजनीति से जुड़ जाता है, ये परिवर्तन कैसा है? परिवर्तन देखिए, जहाँ तक हम दुनिया के अंदर अपना जीवन यापन करने के लिए माँ बाप के माध्यम से दुनिया में आते हैं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हर फील्ड के अंदर अपना मुकाम हासिल करना चाहिए, चाहे वो IT सेक्टर हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या पॉलिटिक्स हो। जी, तो आपका ये राजनीति में जाना जरूरी था बदलाव के लिए? आप राजनीति में जाकर बदलाव लाएंगे? राजनीति इसलिए ज़रूरी हो जाती है जीवन के अंदर क्योंकि समाज हो या सर्व समाज हो, हमें सही तरीके का प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें लीडरशिप अच्छी चाहिए, पढ़े लिखे इंसान चाहिए, ताकि समाज का, सर्व समाज का सही तरीके से विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और उसी चीज़ को देखते हुए मैंने पॉलिटिक्स के अंदर अपना कदम रखा। जी, कहीं आपका विचार ये तो नहीं कि समाज सेवा और राजनीति को लोग इस तरीके से देखते हैं कि समाज सेवा करते करते लोग कब राजनीति में आ जाते हैं और कब उस राजनीति से बड़े राजनेता बनते हैं और फिर बड़े राजनेताओं से भ्रष्ट राजनेता बनते हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आपके जीवन में? मैंने पहले ही आपको कहा कि पॉजिटिव राजनीति, पॉजिटिव पॉलिटिक्स। तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद में अगर कोई इंसान पद के ऊपर आ जाता है, पार्षद बन जाए, चेयरमैन बन जाए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA बन जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बन जाए, लेकिन उसके साथ साथ में सर्व समाज का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि विकास होना चाहिए समाज का। वही राजनीति पॉजिटिव होती है। जी, आपने कहा कि पॉजिटिव राजनीति में आप जाना चाहते हैं। आपने कोई ऐसा रोड मैप बनाया है अपनी राजनीति के लिए? मैंने रोड मैप तो यही है कि भाई समाज जागरूक हो जाए हर तरीके से। पॉलिटिक्स लीडर आते हैं, MLA वगैरह आते हैं चुनाव के समय, उनसे भी बात करना चाहिए, सवाल करना चाहिए और सही लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए। क्या आने वाले समय में हम आपको किसी राजनीतिक पद के लिए चुनावी रण में उतरते देखेंगे? क्यों नहीं, समाज का और सर्व समाज का भला होगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं राजनीति में आने के बाद में सही तरीके से विकास के माध्यम से लोगों को खुश रखूं और जो भी समस्या है उसका समाधान तत्पर तैयार होकर करूं। हमने देखा कि आप नवलगढ़ चुनावों में, विधानसभा चुनावों में नवलगढ़ विधायक, पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा के साथ थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जीत के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उसी वक्त कुछ बड़े जो नेता थे, अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, वो नेता धीरे धीरे बदलना शुरू हो गए और धीरे धीरे फतेह नवलगढ़ शहर का माहौल भी बदला और भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से चुनाव जीती। ऐसा कैसे? देखिए सर, जनता जनार्दन होती है। अब जनता चाहती है तो पद पे बिठा देती है जी, और जनता चाहती है तो नीचे उतार देती है। जनता का जो आदेश है, जनादेश है, वो स्वीकार है। आपके नवलगढ़ शहर से आप ही की कम्युनिटी के और अन्य कम्युनिटी के कुछ कांग्रेसी पार्षद जो थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्होंने राजकुमार शर्मा पर आरोप भी लगाए कि इन्होंने गुंडागर्दी टाइप माहौल बनाया या ऐसा ही कुछ कहे, नकारात्मक रूप से उनके ऊपर बातें कही और वो बीजेपी में चले गए। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपकी बात का ये जवाब देना चाहूँगा कि गुंडागर्दी, बदमाशी 15 सालों के अंदर, 15 साल से पहले, जब 2008 से पहले हमारी बहन बेटियां, मतलब सर्व समाज की बहन बेटियां घूम चक्कर से अपने घर तक पहुंचती थी तो डर उनको सताता था। डर उनके दिल के अंदर दहशत कर जाता था कि कहीं ना कहीं हम घर पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। पिछले 15 सालों के अंदर यह नहीं हुआ है। और रही बात जो पार्षद बीजेपी के मंच के ऊपर गए हैं कांग्रेस से निकलकर, और उनकी विचारधारा है, वो अपना विचारधारा कहीं भी रख सकते हैं, उनका मत है, उनका अधिकार है इस बात का। आपको नहीं लगता कि जो पहले साथ थे उनका साथ छोड़कर जाना या उनकी कोई महत्वाकांक्षा रही होगी जो आपकी पार्टी पूरी नहीं कर पाई? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं थी, उन्होंने कोई बात बताई नहीं होगी या फिर विधायक साहब से बात नहीं हुई होगी, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि उनकी विचारधारा है, उनका मन है, उनकी सोच है, अपने मन को, अपने विचारों को वो कहीं भी किसी भी मंच के ऊपर साझा कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। संविधान उनको इस बात की अनुमति प्रदान करता है। अपन बात करें, आप युवा और आप जब राजनीति में जा ही रहे हो
तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? बाजार में तो और भी बहुत सारी पार्टियां थी, और भी दुकानें थी, उनमें भी आप जा सकते थे। ये विचारधाराओं का संघर्ष होता है। कांग्रेस मेरी विचारधारा है, विचारधारा के माध्यम से मैंने कांग्रेस को चुना। हम पार्टी के साथ में हैं, पार्टी के साथ में। कांग्रेस की कौन सी ऐसी विचारधारा है जो आपको जोड़ती है कांग्रेस से? कांग्रेस की विचारधारा मुझे इसलिए भी जोड़ती है कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर का पैदल सफर करते हैं, गरीबों को गले से लगाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि हम उनसे हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं, वो उनको गले लगाते हैं। तो देखिए कि गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, समस्याओं का समाधान करती है। अब पिछले साल आप देख लीजिए ना, कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर थी। अशोक गहलोत जननायक जो कि पूर्व मुख्यमंत्री सीएम राजस्थान के, उन्होंने 25 लाख रुपए का बीमा हॉस्पिटल के लिए दिया, ठीक है, अन्नपूर्णा किट दिया। उसके बाद में 500 रुपये के सिलेंडर की उन्होंने घोषणा की थी। आने वाले समय के अंदर 25 लाख 50 लाख तक बढ़ाने की कोशिश की थी। अब बताइए, यही तो चीज़ें हैं ना कि इंसान को समस्या का समाधान हो जाए। यही राजनीति होती है कि धरातल के ऊपर उतरकर गरीबों के साथ में, किसानों के साथ में उनका भला करने के लिए रहे, और यही उनकी राजनीति, यही विचार मुझे जोड़ते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है, राहुल गांधी सड़कों पर उतरे। मैं बता दूं आपको कि राहुल गांधी के बारे में आज ही मैंने कुछ पढ़ा, उसमें उनके पास एक लेक्सस कार है जिसकी अनुमानित कीमत 2.57 करोड़ है, और ऐसी ही कई कारें हैं। तो किसी गरीब के पास तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं होती शायद। मैंने ये कहा कि वो गरीबों को जोड़ने की बात करते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। राजनेता जब इतने बड़े हाई लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो छोटे वालों का काम करते हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी को सांसद के तौर पे जब सफारी गाड़ी दी गई सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि उसमें वो सुविधाएं नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ये बड़ी राजनीति की बात है और हाई लेवल की बात है, लेकिन वो उनकी खुद की विचारधारा है और उनका खुद की सोच है। तो अच्छा रहेगा कि सवाल उनसे आप पूछें। जी, मौका मिला तो मैं ज़रूर पूछूंगा। अभी अपन बात करें आपकी राजनीति की, आपके नवलगढ़ शहर की राजनीति की। आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो वास्तविक रूप से हल होने चाहिए, जो आपको भी लगता है कि इन मुद्दों पर तो काम होना ही चाहिए, ये जो विकास का मुद्दा है, इस मुद्दे पर तो सरकार को काम करना ही चाहिए, कोई भी पार्टी का विधायक हो, कोई भी पार्टी का पार्षद हो? देखिए सर, पिछली बार 5 साल कांग्रेस सरकार यहाँ राजस्थान में थी, तो विकास की कमियां तो कहीं उन्होंने छोड़ी ही नहीं जी। और स्कूलें देख लो, इंग्लिश मीडियम स्कूलें उन्होंने समर्पित कर दी विधानसभा के अंदर। उसके बाद में उन्होंने खूब कार्य करवाए, एमएलए के माध्यम से हो, नगर पालिका के माध्यम से हो, या नगर परिषद के माध्यम से हो, नगर निकाय के माध्यम से हो, या फिर सरपंच के माध्यम से हो, पंचायत समिति के माध्यम से खूब करवाए। अब जो वर्तमान सरकार है, हम किसी से नाउम्मीद नहीं रहते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बेहतर काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा उनको शिक्षा पे काम करना चाहिए ताकि लोगों को लगे, क्योंकि शिक्षा जब जीवन में समर्पित होती है तो जीने का सही तरीका आता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि शिक्षा पे अच्छा काम करें और लोगों की जो भी समस्या है उनको सुने और समाधान करें। जी, आपके जो पूर्व विधायक थे राजकुमार शर्मा, जिनके आप सारथी बने हुए थे, उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने बदराना जोड़े पर कब्जा किया और जो उसके चारों तरफ तारबंदी करवाई, एवं जो एक सीमेंट फैक्ट्री का भी वाकया सामने आता है कि सीमेंट फैक्ट्री के लिए उन्होंने लोगों से उनकी ज़मीनें हड़पने का काम किया। उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? देखिए सर, चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर आरोप और प्रत्यारोप दोनों है, लगते रहते हैं। विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, ठीक है ना, और पक्ष वाला उस आरोपों को कहता है कि मुझे नहीं लगे। बदराना जोहड़ की मैं बात करूँ, बदराना जोहड़ राजकुमार जी का नहीं था। बदराना जोहड़ एक सेठ का है, चौधरी बद्री प्रसाद गोविंद का ट्रस्ट का है, उनका है। उन्होंने ही वो तारबंदी करवाई थी जी। और अभी चुनाव के बाद में जज्बात में आकर हमारी पब्लिक है, हमारे साथी, हमारे भाई है सारे के सारे, जोश के अंदर, खुशी के अंदर उन्होंने तारबंदी तोड़ दी। और उसके बाद में चौधरी साहब आए, उन्होंने फिर से वो तारबंदी कराने का काम शुरू किया और वहाँ पे गड्ढे वड्ढे खुदवा दिए, फिर से वही करवा रहे। राजकुमार जी तो वहाँ नहीं आए ना जी। रही सीमेंट फैक्ट्री की बात, सीमेंट फैक्ट्री उनकी नहीं है। हाँ, उनके लाइसेंस है, उनके लाइसेंस के माध्यम से वो कोई बच्चों को जॉब दिला देते हैं। और आप कह रहे हैं कि वहाँ हड़पने का काम किया है। हड़पने का काम का मतलब तो ये होता है कि उनको मुआवजा नहीं मिला होगा। सबको मुआवजा मिला है, किसान भाइयों को, लेकिन समय के अनुसार मिला है।
आज से 5 साल पहले क्या रेट थी वो मिली है, आज से 2 साल बाद क्या रेट थी वो मिली है, वर्तमान समय की क्या रेट है वो मिली है, सारे के सारे। जी, अपन बात करें, आप युवा है और आपकी भी महत्वाकांक्षाएं होंगी, तो आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो तो वो आप बता सकते हैं। देखिए सर, भविष्य के अंदर पद पे नहीं रहूं या रहूं, समाज और सर्व समाज को साथ में लेकर चलने का मेरा मन है जी। और एक मंच के ऊपर सहमति के साथ में, मोहब्बत के साथ भाईचारा बरकरार रहे, यही मेरी सोच है, यही मेरा मन है। एक सवाल पूछूं आपसे कि आपके क्षेत्र में जो राजनेता हैं, आपके क्षेत्र नहीं पूरे भारत की बात करो, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो ये राजनेता हैं ये सभी के सभी भ्रष्ट हैं? राजनेता सभी के सभी भ्रष्ट है, इस बात का मैं आपको परिणाम तो नहीं दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खोट आता ही है मन में। हाँ, तो ये उन राजनेताओं से आप बात करें, उनसे ये सवाल करें तो बेहतर होगा। आपको नहीं लगता ऐसा? राजनीति है, क्योंकि अपन देखें तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कॉमरेड हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बात करें, पिछले 5 सालों में इन्हीं 4-5 दलों के लोग नेता बने, विधायक चुनकर गए और सभी की जो अनुमानित आय थी उसमें किसी की में 156% तक बढ़ोतरी हुई है, किसी की में 97 गुना बढ़ोतरी हुई है, किसी की में 16 गुना हुई है, किसी में 17 गुना। तो उन्होंने ऐसा कौन सा व्यापार किया राजनीति में कि जिसकी वजह से उनकी जो धनराशि थी वो इतनी बढ़ गई? ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन मैं इसका जवाब यही देना चाहूँगा कि पॉजिटिव जब राजनीति होती है, सकारात्मक राजनीति होती है, उसके अंदर बढ़ोतरी वगैरह नहीं होती है, जनता का पैसा जनता तक पहुँच जाता है। जी, अपन बात करें कि यदि आप नवलगढ़ के कभी विधायक बने तो आप सर्वप्रथम क्या करवाएंगे नवलगढ़ में? जनता जनार्दन है, ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बात से नवाजा, इस शब्दों से नवाजा, लेकिन उससे पहले बहुत बड़े चेहरे हैं। इतना ज़रूर है कि राजनीति करना मेरा मन है, मेरा शौक़ है। शौक़ यही है कि मैं समाज की सेवा करूं, सर्व समाज को साथ में लेकर चलूं, एक मंच के ऊपर बैठे तो भाईचारा बरकरार रहे। और मैंने पहले भी कहा है इस बात को कि मोहब्बत और प्रेम के साथ में जो जीवन यापन होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। राजनीति के माध्यम से दिशा और दशा दोनों बदलने की कोशिश करूँगा अगर ऐसा मौका मिला तो। जी, जैसे कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेंगे आप? बिल्कुल, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय नेता वो तो कहते ही कहते हैं, लेकिन हम भी इस बात का बिल्कुल सहमति के साथ में बिल्कुल सेटिस्फाइड इस बात से कि सहमत हैं कि बिल्कुल मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए, प्रेम और भावना के साथ में रहना चाहिए। जीवन छोटा है, जिंदगी छोटी है, चले जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, प्यार और प्रेम ही रहेगा। जी, आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में कोई आप नया प्रयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जैसे शानदार तरीके से मेरा मन है कि हमारी जो स्कूल है, हमारी संस्था है, हमारी कौम की, समाज की, हमारे बुजुर्गों ने इसकी नींव रखी है, उनका खून पसीना खूब बहा है इसके अंदर, उनकी मेहनत है, 10th क्लास तक है और इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, 12th तक करना चाहेंगे, बच्चों को सही दिशा देना चाहेंगे शिक्षा के माध्यम से, ताकि उनको लगे कि हम पढ़े लिखे हैं और वो अधिकारी के साथ में बैठे तो बात करने की उनको नॉलेज हो, और लीडर उनके पास में आए, नेता आए तो उनसे सवाल करने की उनकी हिम्मत और हिमाकत हो। जी, तो आप बेसिकली यूँ कहूँ कि आप भारत की राजनीति में या भारत की नींव में ऐसे पत्थर देने वाले हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए देश का हर नागरिक ये चाहता है कि मेरा देश आगे बढ़े, डेवलपमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो, तो मैं भी भारत का एक नागरिक और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं भी ये चाहूँगा कि मेरा देश हर तरीके से आगे बढ़े। कुछ दिनों पहले संसद में हमला हुआ और कुछ प्रदर्शनकारी उस संसद के अंदर घुसे और उन्होंने नारेबाजी की और उन्होंने स्मोक बम भी फेंके, उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? सुरक्षा की चूक थी, सुरक्षा की चूक के कारण वो लोग अंदर घुसे और मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि संसद जो है देश की एक बड़ी विधानसभा, देश की एक बड़ी अदालत होती है। उस अदालत के अंदर बड़े बड़े नेता बैठते हैं और नेताओं के माध्यम से लोगों के बीच में जो भी काम आता है, समस्या का समाधान होता है। अगर उनकी कोई बात थी तो उनको करना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन मेरे ख्याल से उचित नहीं। उचित, क्योंकि कुछ ही समय पहले खालिस्तानी आतंकवादी ने धमकी दी थी कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग
संसद में दोबारा से हमला करेंगे जो 13 दिसंबर 2001 को दोहराने का काम करेगी। तो भारत देश जो है ना सर, अपने आप में बहुत मजबूत है, क्योंकि ये एक थ्रेट भी था सरकारों के पास, और ऐसा पहले हुआ भी, और एक थ्रेट भी था। तो आपको नहीं लगता कि ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी? बहुत बड़ी चूक थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार को मेरा निवेदन है कि उनको ये सुरक्षा के माध्यम से चूक नहीं होनी चाहिए थी, और उनको अलर्ट होना चाहिए था। अगर उनको थ्रेट मिली, धमकी मिली, तो उनको सुरक्षा के अंदर चूक नहीं होनी चाहिए थी, और केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए था, फैसला लेना चाहिए था कि हमें धमकी मिली हुई है, उसके ऊपर हम फैसले के ऊपर सही तरीके से संज्ञान लें। क्योंकि लापरवाही थी, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी, आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहें? मैं युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो बड़े हैं हमारे, उनके सेवा में बैठना चाहिए ताकि वो हमारे आदर्श बन सकें। और दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो राजनीति के अंदर मेरे आदर्श हैं, मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें भारत के नागरिकों को वोट का अधिकार दिलाया, रहने का अधिकार दिलाया, सही तरीके से जीवन यापन करने का एक तरीका सिखाया। इसलिए कहना चाहूँगा कि उनको भी पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें, उनको आदर्श माने, बड़ों के बीच में बैठें और सम्मान से अपने शिक्षा को प्राप्त करें ताकि एक अच्छा इंसान बने, इंसानियत के साथ में जिंदगी गुजारे। जी, अपन बात करें, आपने कहा कि आपके आदर्श भीमराव अम्बेडकर हैं। राजनीति में कोई जीवंत चेहरा जो आपका आदर्श हो? राजनीति के अंदर जीवंत चेहरा तो मैं सर, पॉजिटिव पॉलिटिक्स मैंने पहले ही कहा है, जो भी करते हैं। जैसे कि पिछले साल कांग्रेस की सरकार थे, मैंने कहा है पहले भी आपसे ये बात कि जननायक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत साहब वास्तव में सर शानदार तरीके से वो करते हैं। और मैंने फर्स्ट मेरे आदर्श मैंने बता दिया राजनीति के अंदर कि भीमराव अम्बेडकर। जी बिल्कुल। कहते हैं वासिद कुरैशी, जिनसे आप मिले, जिनके विचारों को आपने सुना और इनके विचारों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या नहीं, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और YouTube के साथ लिंक जीमेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तथा आप यहाँ तक आते तो हो, वीडियो देखते हो और बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हो, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि एक नौजवान युवा साथी के जो विचार हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोगों में बदलाव की शुरुआत हो। धन्यवाद।